और फिर एक इंतहाई कबीह और इंदोनाक मेला लगा ऑपोजिशन के हकूक को कुचलने का, जिसमें नैब को और एंटी नारकोटिक्स फोर्स को इस्तेमाल किया गया। मैडम चेयरपर्सन, ना सिर्फ आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल का है, बल्कि आर्टिकल 14 मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, क्योंकि इसकी बड़ी रेलेवेंस है। 14 ये कहता है, द डिग्निटी ऑफ मैन एंड सब्जेक्ट टू लॉ द प्राइवेसी ऑफ होम शैल बी इनवायलेबल। वज़ीर दाखिला मेरे सामने बैठे हैं। मरियम नवाज जब नैब की तहवील में थी, हमारे बेशुमार कायदीन नैब की तहवील में थे। मैडम स्पीकर, उनकी डिग्निटी को वायलेट किया गया, उनके ऊपर कैमरे लगाए गए, उनकी प्राइवेसी को वायलेट किया गया। और जब ये वायलेशन हो रही थी, ये सब हजरात जिनकी प्राइवेसी वायलेट हुई, जिनके हकूक को ट्रैम्पल किया, तो ये सनाखाने तकदीस आइन कहां थे उस वक्त? उस वक्त सुओ मोटो नहीं बनता था। क्या आप बाथरूमों में कैमरे लगा रहे हैं? दिस इज वायलेशन ऑफ डिग्निटी। नहीं किया। और फिर मैडम चेयरपर्सन, हमने ये देखा कि वो जजेस जिन्होंने आईन पर अमल करने की कोशिश की, उन्हें रोक दिया गया। कि जस्टिस बाकिर जो हैं वो अब नैब के केसेस नहीं सुनेंगे, जस्टिस काजी फायजीसा इमरान खान के खिलाफ केस नहीं सुनेंगे। तो मैडम चेयरपर्सन, व्हेन आई से इट्स इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट, ये इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट इसलिए है कि ना सिर्फ इस इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट ने लेजिस्लेशन के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने एग्जीक्यूटिव के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों के राइट्स यूसर्व किए हैं, इन्होंने लोअर कोर्ट्स के राइट्स यूसर्व किए हैं, अपने फेलो जजेस के राइट्स यूसर्व किए। So this a history and long line of usurpations of other people's constitutional legal authority. और ये सारी बातें इसलिए खुली हैं कि मामला एक हद से बहुत आगे बढ़ गया। ये तमाम जो सुओ मोटो केसेस की हिस्ट्री आप निकलवा लें, क्या पाकिस्तान का मुआशरा, पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की सियासत इन तमाम सुओ मोटो केसेस के नतीजे में किसी भी तरह बेहतर हुई है? जवाब है नहीं। सो दिस एक्सरसाइज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी जो आइन में दी हुई है, उसका पाकिस्तान को क्या फायदा हुआ? फायदा क्या होना था? कबीह तरीन नुकसान हुआ। और आज जब हम ये कहते हैं, और मैं शुक्रगुजार हूं, यहां जमात इस्लामी के नुमाइंदे ने भी इसकी तायद की कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, क्या अमर माने है कि राइट टू फेयर ट्रायल को ऑब्जर्व किया जाए कि भाई ठीक है, फेयर ट्रायल होना चाहिए सबका? क्या अमर माने है कि इस एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी में शफाफियत आए? क्या अमर माने है कि ये जो सिंगल अथॉरिटी एज्यूम की गई है, इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस्तेमाल किया जाए? क्या अमर माने है? हमें तो नहीं मालूम फुल कोर्ट क्या फैसला करेगा, हमारे हक में करेगा, हमारे खिलाफ करेगा, लेकिन कम से कम अदालत आलिया की जो इज्तिमाई दानिश है वो हमारे सामने आ जाएगी, जिससे हम महरूम हैं और मुसलसल महरूम किए जा रहे हैं। और ये जो तमाम अब जोर है, उससे ये लगता है कि इस पूरे आइन में सिर्फ 224(2) है जो ये कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होंगे। मैडम चेयरपर्सन, ये आइन ये भी कहता है कि ये ऐवान पाकिस्तान के
चारों सूबाई इकाइयों के साथ बराबर ट्रीट करेगा। ये आइन ये भी कहता है, मैं पढ़ देता हूं, इक्वल ट्रीटमेंट बिफोर द लॉ, आर्टिकल 4, to enjoy the protection of the law and to be treated in accordance with law is the inalienable right of every citizen wherever he may be. तो पंजाब के शहरियों के हकूक हैं, इलेक्शन होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के हकूक नहीं है, उनको इलेक्शन ही चाहिए। So where is equal treatment of the law? ये सवाल बनता है। मैडम जी, बस ये आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगी, और ये नहीं हो सकता। हमारी इज्तिमाई दानिश के सामने ये सवाल है कि अगर दो सूबों में पिछले सेंसस और पिछली हल्का बंदियों के नतीजे में इलेक्शन हो जाता है और दो सूबों में और कौमी असेंबली में नई मर्दमशुमारी और नई हल्का बंदियों पर होता है, तो उससे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्टॉर्शंस क्रिएट होंगी वो कौन दूर करेगा? और जिसकी तरफ अभी तवज्जो नहीं दिलाई गई, मैडम चेयरपर्सन, मैं वो भी पढ़ना चाहता हूं। इस ऐवान ने 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 पास किया था, 2017 इलेक्शन एक्ट। उसकी क्लॉज 69 है, उसका टाइटल है वन डे पोल। द कमीशन शैल होल्ड पोल्स फॉर ए जनरल इलेक्शन फॉर एन असेंबली ऑन द सेम डे and may simultaneously hold the polls for National Assembly seats and the Provincial Assembly seats. Part 2, if the Commission is satisfied that polls cannot take place in a constituency on account of a natural calamity or for any other reason beyond their control, the Commission may fix another day for holding the poll in that constituency. और 218(3) वो भी इस आइन का हिस्सा है, जो ये कहता है कि इलेक्शन साफ, शफाफ, कानून के तहत और करप्ट प्रैक्टिसेस पाक करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। मैडम चेयरपर्सन, ये सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूं और अपने कॉलीग्स की दानिश के सामने भी रखता हूं, क्योंकि हमें बार बार आर्टिकल 190 पढ़ाया जा रहा है कि जी ऑल एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटीज थ्रू आउट पाकिस्तान शैल एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वेरी वेल, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं है, वो जुडिशियल अथॉरिटी भी नहीं है, उसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है। तो क्या उसको आप कह सकते हैं कि आपने इस दिन इलेक्शन कराना है और ये डेट होगी और ऐसे होगा? सो देयर इज अनदर मैसिव यूसरपेशन ऑफ अथॉरिटी। और फिर जो इदारा ये अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहा है वो तो अब बिटरली डिवाइडेड है, एंड ए हाउस डिवाइडेड इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड, मैडम चेयरपर्सन। और एम्ब्रोस बियर्स ने बहुत अरसा पहले एक डेफिनेशन की थी कि पॉलिटिक्स इज ए स्ट्राइफ ऑफ इंटरेस्ट्स masquerading as a contest of principles। और ये बात बयान ही आज के सुप्रीम कोर्ट पर सादिक आती है। It is a strife of interests masquerading as a contest over principles। और आप गौर फरमाइए कि खास तौर पे अप्रैल 2022 के बाद से जो एक साल गुजरा है, इस मुल्क में बदअमनी और अनारकी के दो सोर्सेज हैं। एक साबका हुक्मरान जमात फाशिस्ट्स और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये केओस सिर्फ यहां नहीं है। जो पिछली गर्मियों में पंजाब की असेंबली के बारे में जो 63A के मामले में आइन को रीराइट किया गया है, वो हम कहां लेकर जाएं? और पूरा मुल्क डिवाइडेड है बशमूल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये नजर आ रहा है।
कि ये जो 4-3-3-2, इसका हल मैं नहीं हूं, इसका हल सुप्रीम कोर्ट का कोई लिमिटेड बेंच में नहीं है, इसका हल सिर्फ फुल कोर्ट है। क्योंकि जब 4 जजेस इन राइटिंग कह रहे हैं कि ये जो सुओ मोटो है ये मेंटेनेबल नहीं है, तो फिर वो फैसला मेंटेनेबल नहीं है, उस फैसले के मुजमरात में जो अमल उठाए गए वो मेंटेनेबल नहीं है। लेकिन वो हम पर एक हुक्म आ गया है। मैडम स्पीकर, रोनाल्ड डवॉकिन ने कहा था, द लॉ इज सोर्ड, शील्ड एंड मेनेस। And it is to my deepest regret to state before this House that the Imperial Supreme Court is a menace to democracy. और फौरी खतरा शायद ये भी नहीं है जिसका मैंने जिक्र किया आपके सामने कि जी कोर्ट बहुत ज्यादा अपनी इख्तियारात से तजावुज कर रहा है। असल खतरा ये है जो मार्क लेमले ने लिखा है, द कोर्ट बाय टर्निंग इट इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक इनटू जस्ट अनदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन may ultimately undermine its legitimacy and credibility of its judgments. तो ये जो हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के बाद से कि कोर्ट कंसिस्टेंटली एक खास जमात को, एक खास लीडर की तरफ झुकाव रखकर हमारे सामने है, it has turned into just another political institution and it has fatally undermined its credibility and the legitimacy of its judgments. मैडम चेयरपर्सन, हमें नजरिया जरूरत की नहीं, नजरिया जमहूरियत की जरूरत है। तो लिहाजा मैं वही आपकी इजाजत से अब कंक्लूड करूंगा जहां से मैंने आगाज किया था। मैं फिर पढ़ूंगा, wherein the state shall exercise its authority through the chosen representative of its people. और ये जो अथॉरिटी है, ये जब इंतजामिया इस्तेमाल करती है तो हमारे सामने एक तवील जूरिस्प्रूडेंस है, अदालतों के फैसले हैं कि जहां जहां भी सवाबदीदी इख्तियार है उसको किसी ज़ाब्ते में होना चाहिए। देयर हैज टू बी स्ट्रक्चर टू एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी। तो मेरा मैडम चेयरपर्सन आपके तवज्जुह से अदालत आलिया से दस्तबस्ता दरखास्त है कि जो जजमेंट्स उन्होंने रियासत के दूसरे इदारों के बारे में दी हैं उसका अपने ऊपर भी इतलाक करें। The exercise of authority has to have a structure, और वो स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा जब तक एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी वसी नहीं होता। फुल कोर्ट बनाएं, 184 की 3 के जरिए जो यूसरपेशंस हुई हैं उनका इलाज करें, और ये याद रखें कि पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान के अवाम से उठेगी इंशाअल्लाह। चारों सूबों से उठेगी, गिलगित बल्तिस्तान से उठेगी, आजाद जम्मू कश्मीर से उठेगी। ये है वो ताकत। और इसीलिए 50 साल पहले जब हमारे इस्लाफ ने इस आइन के ऊपर दस्तखत किए, ये आइन खालिक है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, ये आइन खालिक है तमाम इदारों का। तो आज अगर इदारे, आईनी इदारे फैसला कर रहे हैं, इस ऐवान ने और सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने अभी पिछले हफ्ते अपनी जो लेजिस्लेटिव सॉवरेंटी है उसका इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कानून पास किया
उसका एहतराम होना चाहिए। मेरा जाती एहतराम नहीं, मेरे साथ बैठे उनका एहतराम नहीं, जाती है हैदराबाद के वोटरों का एहतराम करना, गुजरांवाला के वोटरों का एहतराम करना, लसबेला के वोटरों का एहतराम करना है, मर्दान के वोटरों का एहतराम करना है, क्योंकि वही दे आर द सोर्स ऑफ वट एवर दिस स्टेट कंटेन्स, दे आर द ओनली सोर्स ऑफ लेजिटिमेसी। और इसीलिए इस ऐवान को हम ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते कि जी सबसे बालातर ऐवान नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा खुद मुख्तार ऐवान है, क्योंकि मैं जिस जमीन पे खड़ा हूं उसके नीचे 5 लाख वोटर खड़े, उनकी मंशा की वजह से मैं यहां खड़ा हूं। और ये जो एहतराम है पाकिस्तान के अवाम का, उसका तकाजा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने मामलात में वही शफाफियत लेकर आए, वही फेयरनेस लेकर आए, वही स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी लेकर आए जिसके फैसले वो करते रहे, और जो हालिया फैसलों में मफकूद हैं, दे आर नोवेयर टू बी सीन। और ये जो इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट है मैडम स्पीकर, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, it has to become a court of the Constitution of Pakistan, to serve the people of Pakistan and to preserve, protect and defend the Constitution of Pakistan, जिसका हम सब ने हलफ उठाया। तो मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं, आपने बड़ी पेशेंस से मुझे सुना है। इस कौम ने अवाम के हक हाकमियत के लिए कुर्बानी दी है, शहरियों ने कुर्बानियां दी, सियासी लीडरों ने कुर्बानियां दी हैं, शहादतें हुई हैं, जेलें काटी गई हैं, टॉर्चर सहे गए। और ये हमारा फर्ज है, इस ऐवान का फर्ज है कि ये जो सबसे कीमती मता है, which is the legitimacy given to us by the people of Pakistan, जो पाकिस्तान के अवाम ने, आप उसे ताकत ना कहें, एक कानूनी हैसियत दी है जो आईन में लिखी है, उसका दिफा भी हमारी जिम्मेदारी है। और इस दिफा के लिए मुझे बेहद खुशी है, मैं देख रहा हूं कि अवाम में एक कंसेंसस है कि हमें आगे बढ़ना है। तसादम नहीं मैडम चेयरपर्सन, लेकिन अपने हक पर इसरार करना है, क्योंकि हक यहां लिखा है पाकिस्तान के अवाम में। तो ये हमारा इसरार है कि इस आईन में सिर्फ 224(2) नहीं है, पूरे आईन को पढ़ना है, सेंसस को भी पढ़ना है। हमारे साबिका कबायली इलाकों के अवाम जो एहतजाज कर रहे हैं कि उनको उनका हक मिले, उनको भी सुनना है। क्योंकि जो आखिरी बात मुझे करनी है वो ये है मैडम चेयरपर्सन, कि आज जो तनाव और खराबी और बेयकीनी हम देख रहे हैं, उसकी बुनियाद 2017 से शुरू हुई पाकिस्तान की सियासत और हाकमियत में गैर आईनी मुदाखलत है। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है जिसकी जहरीली फसल हमारे सामने कट रही है। उस तरह का एक और इंतखाब ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। हम उसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें सियासी लीडरों को डिस्क्वालीफाई, जेलें, जमातें तोड़ी गई, किसी से टिकट वापस लिए गए, लोगों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखा गया, जबरदस्ती की गई। किस लिए? लाडले को हुकूमत में लाने के लिए। ये वो तरोड़ मड़ोड़ है
जिसमें हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि अदलिया का भी कंट्रीब्यूशन है। उसको सीधा करने का एक तरीका है। अब सिर्फ एक तो जैसा मैंने कहा कि अदालत आलिया से इस्तदा है 10 बस्ता कि वो फुल कोर्ट कायम करें। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी कि 2023 का इंतखाब जो है वो हर लिहाज से शफाफ, साफ, गैर आईनी मुदाखलत से पाक होना चाहिए और चारों सूबों में होना चाहिए, वफाक में होना चाहिए। तभी 76 साल के बाद हम आगे बढ़ सकेंगे और आईन बनने के 50 साल बाद कह सकेंगे अपने असलाफ से कि जो ये आप दस्तावेज हमें देकर गए हैं, हमने उसे जिंदा किया है। We have given new life to this constitution in the 50th year of its founding. और अगर ये हम कर सके तो मैडम स्पीकर, मुझे यकीन है कि इस ऐवान का हर रुकन बशमूल में अवाम के सामने भी सुरखरू होंगे और अपने रब के सामने भी सुरखरू होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। पाकिस्तान पाइंदाबाद। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। खुर्रम दस्तगीर इजहार ख्याल कर रहे थे। उनका कहना था, एक मसले से निकलते हैं, दूसरा मसला सामने आ जाता है। मुशर्रफ को आइन में तरमीम की इजाज़त किसने दी? उन्होंने कहा कि 2018 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों से उनका इंतखाबी निशान छीना गया, आमरियत और साम्राज्य निज़ाम का भी सामना किया। आइन ये भी कहता है कि इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बनी गाला को चंद 100 रुपये में रेगुलराइज कर दिया गया। एक बार फिर उनकी जानिब से फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया गया है और वो ये कहते हैं कि दानियल अजीज़, तलाल चौधरी के सियासी करियर तबाह किए गए। एक मसले से निकलते हैं, दूसरा मसला सामने आ जाता है। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा कि क्या किसी अदालत ने कभी किसी डिक्टेटर को नाअहल किया है? जब भी नाअहल किया गया तो एक मुंतखब वज़ीर आज़म को किया गया। उन्होंने कहा कि जब भी रास्ता रोका गया, जमहूरियत का रोका गया। आज तक किसी मुंतखब वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। नून लीग को सच बात करने पर चुन चुन कर नाअहल किया गया। ये कई साल कौम से झूठ बोलते रहे, चोरी नहीं की तो तलाशी क्यों नहीं देते? वो रावलपिंडी में वकीला कन्वेंशन से खिताब कर रही थी। क्या कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया? आपने कभी हिम्मत नहीं की डिक्टेटरशिप का रास्ता रोके। जब रोका, मुंतखब वजीर आजम का रास्ता रोका, जमहूरियत का रास्ता रोका। किसी मुंतखब वजीर आजम ने कभी मुद्दत पूरी नहीं की। जब पूरी मुस्लिम लीग नून को चुन चुन के, ये तलाल चौधरी आपके सामने यहां बैठा है, चुन चुन कर सच बात करने पर, हक बात करने पर, जमहूरियत की बात करने पर, आइन और कानून की बालादस्ती पर चुन चुन के या तो नाअहल किया गया, इलेक्शन से बाहर रखा गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हक का रास्ता कभी आसान नहीं होता। एक ऐसा गीदड़ जो अपने आप को लीडर कहता है, जब वो निकलता है घर से तो जंगले वाली गाड़ी में सवार हो जाता है, वहां से उतरकर मुंह पे काला डब्बा पहन लेता है। मेरे बच्चे कार्टून्स देखते थे, वो स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स वाला। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। वहां सारे केसेस असल है, कौम से ढिठाई से झूठ बोला और कई साल से बोलता आ रहा है। उसकी सियासत इमरान की आखिरी सांसें ले रही है। मकबूलियत की बड़ी बातें करता है ना। 2018 में भी इतनी मकबूलियत थी कि आरटीएस बिठाना पड़ा। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि माजी में 2 इलेक्शन मुतनाज़ा रहे। 1971 के इलेक्शन ने मुल्क दोलख्त कर दिया और 1977 के इलेक्शन के बाद क्लैशनकोफ कल्चर आया। तीसरा इलेक्शन भी इसी ही तरह हुआ तो मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। उन्होंने कहा 3 ये फैसला कर रहे हैं कि 14 मई को इलेक्शन होना चाहिए। एक आदमी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन चाहता है। वो रावलपिंडी में वकीला कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। मैं सिर्फ एक बात आपके सामने रखनी चाहूँगा कि ये जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, जिसमें 3 जजेस जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो 14 मई को होना चाहिए और साथ वो शेड्यूल भी जारी कर रहे हैं। इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। इससे पहले 2 इलेक्शन, 1971 का इलेक्शन
जिसने इस मुल्क को दो लख्त किया, और 1977 का इलेक्शन जिसने इस मुल्क में कलाशनकोफ का कल्चर लेके आया। सिर्फ एक आदमी जो है वो अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, और उससे पहले एक और आदमी जो अपनी जिद की वजह से कभी लॉन्ग मार्च, कभी जो है वो इंसानों का समुंदर, कभी असेंबलियां तोड़ के वो अपनी जिद से जो है इलेक्शन लाना चाहता है। ये जिद और हट धर्मी जो है ये इस मुल्क को किसी तरह से जो है वो काबिल कबूल नहीं है। जबकि तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म और काबीना की नाअहली के लिए रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म और काबीना अरकान को 3 साल की कैद भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने वालों ने नजरिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की और ऐसा करना आइन से बगावत है। नून लीग की पार्टी रजिस्ट्रेशन खत्म करवाने के लिए भी इलेक्शन कमीशन जाएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ समेत वो तमाम वुज़रा जिन्होंने उस कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लिया, इन तमाम वुज़रा के खिलाफ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सज़ा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना, वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया है, उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है। ये PTI की जीत नहीं है, ये तहरीक इंसाफ की जीत नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी की जीत है, पाकिस्तान के हर उस फर्द की जीत है जो आइन के ऊपर यकीन रखता है। हमने मुस्लिम लीग नून की जो बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव करेगी। इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड विद कर रहे हैं। अहम खबर है, इमरान खान की जुडिशल कमीशन इस्लामाबाद पेशी पर हंगामा आराई। दहशतगर्दी के मुकदमात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पुलिस की कोशिशें तेज हो चुकी हैं। अटक और अडयाला जेल में कैद 200 से ज्यादा मुल्जिमान की शिनाख्त परेड कर ली गई है। मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान की निशानदही करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई पुलिस पर हमलों में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद पेशी पर हंगामा आराई का मामला है। दहशतगर्दी के मुकदमात को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पुलिस की जानिब से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इस सिलसिले में अटक और अडयाला जेल में कैद 200 से ज्यादा मुल्जिमान की शनाख्त परेड कर ली गई है, जबकि मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान की निशानदेही करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई पुलिस पर हमलों में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं। आदिल तनोली ने हमें ज्वाइन किया है। आदिल, क्या डिटेल्स हैं? हाँ जी, देखिए, इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर हंगामा आराई पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए गए थे, ताहम उस पर पुलिस ने मजीद कोशिशें तेज कर दी हैं। अटक और अडयाला जेल में कैद 200 से ज्यादा मुल्जिमान की शनाख्त परेड का अमल जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई पर पुलिस हमलों में मुलव्वस मुल्जिमान की निशानदेही भी पुलिस एहलकारों की जानब से की गई है। अटक और अडयाला जेल में जो मुल्जिमान कैद हैं उनकी मुतलका मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शनाख्त परेड में मजिस्ट्रेट के सामने मुतलका पुलिस एहलकारों ने निशानदेही की और मजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान की निशानदेही करने वाले पुलिस अफसरान और एहलकारों के बयान जो है वो भी कलम बंद कर लिए हैं। अब उनकी बाकायदा रिपोर्ट जो है वो मुतलका अदालत में पेश की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हंगामा आराई पुलिस पर हमलों में दहशतगर्दी दफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं, जिन पर पुलिस की जानब से क्रैकडाउन किया गया था। ताहम 300 जायद कारकुनान जो कि इसमें मुलव्वस थे, तोड़ फोड़ और पुलिस पर हमलों में उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके मुल्जिमान को अडयाला और अटक जेल मुंतकिल किया गया था। ताहम पुलिस की जानब से मजीद केस को आगे बढ़ाने के लिए इनकी शनाख्त परेड का अमल जो है वो भी मुकम्मल किया गया है। इस्लामाबाद अच्छा आदिल, ये बताइए कि शनाख्त परेड का अमल तो मुकम्मल हो चुका है, इसके बाद इस प्रोसेस को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा? जी देखें, शनाख्त परेड जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट जो है उनकी जानब से मुकम्मल की गई है। अब उसकी रिपोर्ट जो है वो दहशतगर्दी के दफात हैं क्योंकि तो उनकी रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाई जाएगी और उसके बाद आगे इसका आगाज होगा, बाकायदा तौर पर ट्रायल शुरू होगा। ताहम अभी जो मुल्जिमान है, तकरीबन जो क्रैकडाउन किया गया था इसमें 300 से ज्यादा मुलव्वस मुल्जिमान जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानब से गिरफ्तार बहुत शुक्रिया आदिल, आपने अपडेट किया।
अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन का कहना है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनो अमल होगा। इजलास में पंजाब की निगरान हुकूमत से राबते का फैसला कर लिया गया है। निगरान हुकूमत से इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। फंड्स के हुसूल के लिए वजारत खजाना से राबते का भी फैसला किया गया है। यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन कहता है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही कराएंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए बिल्कुल तैयार है। जरा इलेक्शन कमीशन ऐसा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल दरामद होगा। इजलास में पंजाब की निगरान हुकूमत से राबते का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में निगरान हुकूमत से इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मुशावरत की जाएगी। फंड्स के हुसूल के लिए वजारत खजाना से राबते का फैसला भी हुआ है। तो ये अहम मामला है जिससे मुतालिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। गो के विफाकी काबीना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है और उसकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि पंजाब में इलेक्शन 14 मई को ही कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के लिए तैयार है। इस सिलसिले में इजलास में पंजाब की निगरान हुकूमत से राबते का फैसला हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ वक़ार सैयद। वक़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ जिसमें बड़ा फैसला लिया गया है। जो हमारे जराए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात के लिए जो है वो की पोलिंग का जो है वो बड़ा फैसला लिया गया है। जबकि जो इजलास में ये डिस्कस हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन जो है वो अमल किया जाएगा। जबकि जो फैसला जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत से जो इजलास हुआ उसमें लिया गया है। और इस जमीन में जराये के मुताबिक जो पंजाब की निगरान हुकूमत है उनसे राब्ता किया जाएगा। निगरान हुकूमत से इंतजामी और जो सिक्योरिटी मामलात है उन पर मुशावरत की जाएगी, जिसके फंड्स के हुसूल के लिए एक दफा फिर वजारत खजाना से जो है वो राब्ता करने का फैसला किया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इलेक्शन कमीशन का ये अहम इजलास था जिसमें हमारे जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था गुज़िश्ता रोज, इसमें 14 मई को आम इंतखाबात जो पंजाब में पोलिंग डे मुकर्रर किया था उस पर मनोअन जो है वो फैसला कराने का जो मनोअन अमल दरामद कराने का जो फैसला किया गया है। जबकि इस जमन में मुतवक्किल है कि आज इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर एक इलामिया भी जारी करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद जो है वो तमाम नजरें जो है वो इलेक्शन कमीशन पर थी और तमाम जो लोग थे वो ये तवक्को कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन बाकायदा तौर पर इससे मुतालिक आगाह करेगा। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो इजलास हुआ है तकरीबन 1.5 घंटे से ज्यादा ये इजलास जारी रहा, जिसमें चारों मेंबरान समेत जो सेक्रेटरी हैं, स्पेशल सेक्रेटरी हैं, जो लीगल विंग के हुकाम है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो फैसला है उसके अलावा जो उसका ऑपरेशनल पार्ट है जिसमें इलेक्शन कमीशन को जो जिम्मेदारियां तफवीज की गई है उस पर जो है वो तफसीली जो है वो जायजा लिया गया है। जबकि ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर अमन अमल जो है वो अमल दरामद कराने का जो है फैसला कर लिया। और इस जमन में बाकायदा तौर पर जो दीगर स्टेजेस है जिसमें इनिशियली तौर पर जो इलेक्शन कमीशन का जो मुतलका विंग है उनको जो शेड्यूल है उसके मुताबिक जो 14 मई की तारीख है उसको बतौर पोलिंग डे जो है वो उसको नोटिफाई करने के अहकामात भी जो है वो जारी किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जब पोलिंग डे को 14 मई को बतौर पोलिंग डे जो है वो नोटिफाई कर दिया जाएगा तो उसके बाद जो दीगर फेजेस है जिसमें जो ट्रिब्यूनल के मामलात है वो बाकायदा तौर पर शेड्यूल के मुताबिक जो है वो जारी हो जाएंगे। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन के जैसी उसको नोटिफाई कर देगा जो दीगर है जिसमें पोस्ट ट्रांसफर पर पाबंदी है वो एक दफा दोबारा जो है वो आयद हो जाएगी। ठीक है, वो भी दोबारा आयद हो जाएगी। बहुत शुक्रिया वकार आपका।